Hello guys, in this video we are going to discuss another part of important current affairs for Series 2 2020. So the first question is regarding ISFR 2019. ISFR stand for India State of Forest Report. तो ये जो report है ये biennial publication है FSI का, ठीक है. FSI स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है. तो IFSR ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है FSI. FSI इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और FSI इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो FSI जो है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो ये इसके अंडर आती है. नाउ वील सी सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ISFR 2019. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द FSI. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इट इज अ बाइनियल पब्लिकेशन ऑफ FSI एंड FSI इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सेकेंड स्टेटमेंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू असेस द फॉरेस्ट tree resources of the country including wall to wall forest cover mapping in a biennial cycle. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. FSI एक्चुअली क्या करता है? FSI इस रिपोर्ट में रिलीज करता है फॉरेस्ट, ट्री कवर, बैम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, इन सब के बारे में क्या करता है? ISFR जो है इन सब के बारे में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, इन अ बाइनियल साइकिल. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज ISFR 2019 इज द 10th रिपोर्ट इन दी सीरीज. तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है बिकॉज इट इज नॉट द 10th रिपोर्ट इन सीरीज. एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम 1987, ठीक है, और 16 असेसमेंट्स अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं. एंड ये ISFR 2019 जो था इट इज द 16th रिपोर्ट इन दी सीरीज. इट वाज नॉट 10th रिपोर्ट, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. तो इसका आंसर है C 1 and 2. 1 and 2 statements are absolutely correct about ISFR. Now next question is seed initiative sometimes seen in news is related to. तो seed जो initiative है इसकी फुल फॉर्म है सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंस डिप्लॉयमेंट, ठीक है. सीड की डेफिनेशन है सुपर एफिशिएंट equipment and appliance deployment. तो इट इज एन इनिशिएटिव जो कि एक वॉलंटरी कोलैबोरेशन है अमंग द गवर्नमेंट्स वर्किंग टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर, परचेज एंड यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का परचेज, उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दैट इज सीड. तो इसका सही आंसर है बी, एनर्जी एफिशिएंसी. ये जो इनिशिएटिव है ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है. एंड सीड इज एन इनिशिएटिव अंडर CEM दैट इज क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ठीक है, CEM के अंडर है एंड अ टास्क ऑफ IPEEC. IPEEC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन. तो सीड इनिशिएटिव जो है वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से रिलेटेड है, ठीक है. और सीड जो इनिशिएटिव है इट इज अंडर CEM दैट इज क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड अ टास्क ऑफ IPEEC दैट इज इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सशक्त. तो प्रोजेक्ट सशक्त अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में था. प्रोजेक्ट सशक्त बेसिकली है क्या? इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ NPAs. NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट बैंक्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, NPAs के तौर पे एक्ट करते हैं, उनको डील करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट सशक्त. नाउ प्रोजेक्ट सशक्त जो है वो कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया था, ठीक है, कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था? एक्चुअली प्रोजेक्ट सशक्त was proposed by a panel led by PNB चेयरमैन सुनील मेहता, ठीक है. तो ये याद रखना है, कमिटी पूछ लेते हैं. तो ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट सशक्त जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय अ पैनल लेड बाय PNB चेयरमैन सुनील मेहता. उनकी जो कमिटी बैठी थी उन्होंने इसके बारे में रिकमेंड किया था और उसके बाद ये प्रोजेक्ट सशक्त जो था वो लॉन्च हुआ था NPAs को डील करने के लिए, ठीक है. नाउ बेसिकली प्रोजेक्ट सशक्त NPAs के लिए था एंड इट एम्स टू स्ट्रेंथन दी
क्रेडिट कैपेसिटी, क्रेडिट कल्चर एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो बेसिक जो इसकी एम था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो था क्रेडिट कैपेसिटी, क्रेडिट कल्चर और क्रेडिट पोर्टफोलियो को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्ट्रेंथन कर सके। तो प्रोजेक्ट सशक्त जो है उसका सही आंसर है डी, अ स्कीम दैट एम्स टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट कैपेसिटी, क्रेडिट कल्चर एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ना प्रोजेक्ट सशक्त में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है वो ये है कि इसने ना बैड लोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जो लोन्स थे जो वापस नहीं आ पा रहे थे बैंक में, वो बैड लोन्स थे, उनको उसने 3 कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक है, एक बैड लोन्स थे अप टू 50 करोड़ रुपीज। ठीक है, एक थे 50 to 500 करोड़ रुपीज और तीसरा था लोन अबव 500 करोड़। ठीक है, तो ये जो लोन्स थे ना 3 तरीके के, 3 कैटेगरी में उन्होंने बैड लोन्स को डिवाइड कर दिया था और तीनों को रिकवर करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, जैसे 50 करोड़ तक का अगर कोई लोन है जो रीपे नहीं हो पा रहा है, वो बैंक लेवल पे ही मैनेज होगा। ठीक है, और इसके लिए डेडलाइन डिसाइड की गई थी 90 डेज। उसके बाद 50 to 500 करोड़ रुपीज का जो बैड लोन था जो वापस नहीं आ रहा था, उसमें क्या होगा, बैंक्स विल एंटर एन इंटर क्रेडिट अग्रीमेंट ऑथोराइजिंग द लीड बैंक टू इंप्लीमेंट अ रेजोल्यूशन प्लान इन 180 डेज। ठीक है, इसके लिए 180 डेज का टाइम पीरियड रखा गया। और जो 500 करोड़ से अबव का जो लोन था, उसमें पैनल ने ये रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट एएमसी एस्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, एंड दिस एएमसी will deal with the bad loan above 500 करोड़। तो बेसिकली क्या था, ये एनपीएस के लिए एस्टैब्लिश की गया था ये प्रोजेक्ट, और इसमें बेसिकली क्या था कि बैड लोन्स की कैटेगरी डिवाइड की गई थी और ये देखा गया था कि अब इस पर्टिकुलर लोन के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए और इसको कैसे डील करना है। तो बेसिक जो इसका पर्पस था वो था क्रेडिट कैपेसिटी को, क्रेडिट कल्चर को पब्लिक सेक्टर बैंक के स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सशक्त का जो सही आंसर है वो है डी। Now next question is, consider the following statements regarding recently released Good Governance Index। तो recently अभी Good Governance Index जो था वो रिलीज किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है Good Governance Index is released by नीति आयोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज नहीं करता। इट इज अ इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है, तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है, इस वाली मिनिस्ट्री, ये वाली जो मिनिस्ट्री है वो इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है The index ranks state in the sectors like human resource development, economic governance, environment and citizen-centric governance। तो ये बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इसमें 50 इंडिकेटर्स के आसपास यूज होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है तमिलनाडु हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु हैज एक्चुअली टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स अमंग ऑलमोस्ट 18 बिग स्टेट्स इन दिस कंट्री। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 18 बिग स्टेट्स को अगर हम कंट्री में हमने इस इंडेक्स में कंपेयर किया था और उसमें जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है तमिलनाडु। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज नॉट बीइंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इट इज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। तो इसका सही आंसर है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement is, according to Constitution of India, states are supposed to address the issue related to agriculture। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर जो होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। मतलब एग्रीकल्चर पे कोई भी लॉ अगर बनेगा तो वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे हमारी 3 लिस्ट है ना, स्टेट की, यूनियन की और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के पास राइट्स हैं उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा एम्स टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। पीएम आशा जो स्कीम है वो इसीलिए है सो दैट इट कैन इंश्योर द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र इज रनिंग द जलयुक्ता शिविर मिशन टू मेक इट अ ड्रॉट फ्री स्टेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जलयुक्ता शिविर मिशन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? ताकि वो अपने स्टेट को ड्रॉट फ्री बना सके। ठीक है, तो उसका एम जो है इट इज टू मेक महाराष्ट्र अ ड्रॉट फ्री स्टेट। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर है डी।
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंग्लो इंडियंस. तो एंग्लो इंडियंस के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टर्म एंग्लो इंडियन फर्स्ट अपीयर्ड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. जो फर्स्ट टाइम एंग्लो इंडियन जो टर्म था वो यूज हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो होता है उसमें ऑलरेडी ये टर्म यूज हो चुका था. ठीक है, 1947 इसका सही आंसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन इंडिया. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है. वेस्ट बंगाल के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं है. हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो है केरला में. ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस की हाईएस्ट पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 126th अमेंडमेंट बिल डूइंग अवे विद द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली 126th अमेंडमेंट हुई है. ठीक है, और उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है? उस अमेंडमेंट में जो SC/ST की रिजर्वेशन थी वो तो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस की 2 सीट की रिजर्वेशन होती थी लोकसभा में वो अब कैंसिल कर दी गई है. नाउ नो मोर सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ठीक है, तो ये जो अभी रिसेंटली 126th अमेंडमेंट बिल आया है, कॉन्स्टिट्यूशन 126th अमेंडमेंट बिल जो आया है, दैट हैज एक्चुअली डिड अवे विद द प्रोविजन ऑफ फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा. तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, थर्ड स्टेटमेंट. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, और जो बाकी 2 स्टेटमेंट है वो गलत है अबाउट एंग्लो इंडियंस. Now next question has statements regarding चाहबार पोर्ट. चाहबार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहली स्टेटमेंट है चाहबार पोर्ट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ बब एल मंदेब. तो ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि चाहबार पोर्ट इज अ सी पोर्ट इन चाहबार लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है, तो ये आएगा गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान के वहाँ ये सिचुएटेड है, और ये ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट सर्व्स एज ईरान ओनली ओशनिक पोर्ट, और इसमें बेसिकली 2 सेपरेट पोर्ट हैं. ठीक है, चाहबार पोर्ट में 2 सेपरेट पोर्ट हैं. एक का नाम है शाहिद कलंतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहिश्ती. ठीक है, तो ये जो 2 पोर्ट हैं ये सेपरेट पोर्ट हैं अंडर दिस चाहबार पोर्ट, और ये ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट है द चाहबार पोर्ट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन 2018. तो ये बिल्कुल ठीक है. चाहबार पोर्ट का जो कमेंस हुआ था वो उसका ऑपरेशन का जो कमेंस हुआ था वो ऑलमोस्ट दिसंबर 2018 में हुआ था. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो इसका जो सही आंसर है वो है C, 2 and 3. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ बब अल मंदेब, इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स दैट इज CWMI इज रिलीज्ड बाय. तो ये जो इंडेक्स है CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये इसको रिलीज करता है नीति आयोग. ठीक है, इट इज़ एन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग. अभी रिसेंटली 2020 में भी ये इंडेक्स रिलीज हुआ है, नीति आयोग ने किया है. इसमें 21 इंडियन सिटीज़ जो थी वो इंक्लूडेड थी, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु. ठीक है, और इनमें ग्राउंड वाटर के लेवल मतलब वाटर मैनेजमेंट के लेवल के बारे में ये इंडेक्स रिलीज होता है. ठीक है, तो CWMI याद रखना है. CWMI जो है वो रिलीज करता है नीति आयोग, और 2020 के इंडेक्स में याद रखना है कि 21 सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो ये इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ये जो मेजर सिटीज़ है ना ये दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर स्टेटमेंट दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस इंडेक्स CWMI. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो CWMI अभी रिलीज़ हुआ है रिसेंटली 2020 में, उसमें ये बात बोली गई है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर वाटर रिसोर्सेज आर कंटेमिनेटेड. तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CWMI में अभी जो रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ उसमें ये बात मेंशन है या नहीं है. तो आपको याद रखना है कि CWMI 2020 में ये बात कही गई है कि 70% ऑफ आर वाटर रिसोर्सेज आर कंटेमिनेटेड. ठीक है, और 21 सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली, चेन्नई एंड
in Bangalore will run out of groundwater. This statement is also being mentioned in this index. बाकी हमें याद रखना है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग करता है. Now next question is, consider the following statements regarding Bru or Riang community. तो अभी ब्रू या रियांग कम्युनिटी जो थी उसके काफ़ी सारे उसमें क्लैशेस हो रहे थे, उनके जो रेजिडेंट के रिगार्डिंग वो कौन से स्टेट में रह सकते हैं कौन से में नहीं, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे. तो दिस कम्युनिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसकी पहली स्टेटमेंट है, द ब्रू और रियांग आर अ कम्युनिटी इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिविंग इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ब्रू और रियांग कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडिजिनस है और मोस्टली ये कहाँ पे रहते हैं, त्रिपुरा में, मिजोरम में और असम में. तो ये तीन इनके मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी पाई जाती है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. त्रिपुरा में इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज PVTG, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है, दे स्पीक बोथ कोकबोरोक एंड बांग्ला लैंग्वेजेस. So this statement is absolutely correct. These are the two major languages that is well spoken among these tribal groups. ठीक है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. तो इसका सही आंसर है D, 1, 2 and 3. All the three statements are absolutely correct about Bru community. अगर हम बात करें रीसेंट क्लैश की जो ब्रू कम्युनिटी के रिगार्डिंग चल रहा था, तो वो क्या हो रहा था, इनके बीच में एथनिक क्लैश चल रहा था. बहुत सारे ब्रू कम्युनिटी के जो लोग थे, रियांग कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको फोर्सफुली बोला गया था कि वो मिजोरम छोड़ के और अपने त्रिपुरा में जाके रहें. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में एथनिक क्लैश हुआ था एंड फाइनली अब इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है. ठीक है. सो ब्रू एंड रियांग कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड त्रिपुरा में इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, दैट इज़ PVTG. Now next question is, Mangdechu hydroelectric power plant funded by India is developed in which country? तो recently Mangdechu hydroelectric power plant जो था वो इंडिया ने फंड किया है, बट वो कौन सी कंट्री में बन रहा है? तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट इन द कंट्री भूटान. तो इसका सही आंसर है D. मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 720 मेगावाट का है. ठीक है. और ये भूटान में बन रहा है एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय MHPA, that is Mangdechu Hydroelectric Power Authority, constituted jointly by Government of India and Government of Bhutan. तो joint project है ये between Government of India and Government of Bhutan. Now next question is, Mosaic mission recently seen in news is related to. और तो अभी recently Mosaic mission बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमें ये बताना है what it is related to. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, Mosaic actually stands for Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. ठीक है. Mosaic stands for Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. तो मोजैक मिशन जो था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था सितंबर 2019 में एंड इट स्टार्टेड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द आर्कटिक रीजन. तो आर्कटिक रीजन पे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको बेसिकली स्टडी करने के लिए ये मिशन जो था ये लॉन्च किया गया था. इसकी फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट और ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज के मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट. तो आर्कटिक क्लाइमेट, आर्कटिक रीजन का जो क्लाइमेट है उसमें जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज आई एक साथ कोलैबोरेट किया उन्होंने फिर जो मिशन लॉन्च किया था वो था मोजैक मिशन. Now next question is about one stop center scheme, very important scheme, OSC scheme भी बोलते हैं इसको हम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम. तो ये स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की थी. ये स्कीम इम्प्लीमेंट की थी फॉर सेटिंग अप वन स्टॉप सेंटर. वो वन स्टॉप सेंटर क्या करेंगे, वन स्टॉप सेंटर विल प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन हु आर अफेक्टेड बाय वायलेंस. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वन स्टॉप सेंटर आर बीइंग एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस अंडर वन रूफ टू वुमेन इफेक्टेड बाय वायलेंस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस. तो ये स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है, OSC will support only women above 18 years of age affected by violence, whereas those below 18 years are supported by NCPCR, that is National Commission for Protection of Child Rights. So this statement is wrong
बिकॉज OSC जो स्कीम है वो सपोर्ट करेगी सारी विमेंस को अबव 18 ईयर ऑल्सो एंड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो whosoever is affected by violence irrespective of caste, class, religion, region, anything. तो ये सारे चीज़ों के इररिस्पेक्टिव वेदर दी विमेन इज़ अबव और बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, सारी विमेन जो हैं वो एड्रेस की जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम एड्रेस की जाएगी वायलेंस की इन दिस पर्टिकुलर स्कीम OSC. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट है द स्कीम इज फंडेड थ्रू निर्भया फंड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. This scheme will be funded through Nirbhaya Fund. The central government will provide 100% financial assistance to the state government, union territories, administration under this scheme. तो इसका जो पूरा का पूरा फंड जाएगा इस स्कीम के लिए वो जाएगा निर्भया फंड से, और सेंटर स्कीम प्रोवाइड करेगी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल दी स्टेट एंड यूटीज अंडर दिस स्कीम. सो इसका जो सही आंसर है वो है D. 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन. तो अभी इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन, और उस एक्सपीडिशन का जो नाम है उसका नाम है आदित्य L1. इट इज़ अ मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर एंड इट विल ऑब्जर्व द सन फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो आदित्य L1 मिशन होगा ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, ये सन को ऑब्जर्व करेगा बहुत क्लोज डिस्टेंस से, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग है, मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस मिशन के थ्रू गैदर करेंगे. ठीक है, तो हम इस मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है आदित्य L1 मिशन विल बी इसरोज फर्स्ट स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इट इज़ नॉट वन सच मिशन, इट इज़ नॉट द फर्स्ट सच मिशन. आदित्य L1 विल बी इसरोज सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट. ठीक है, तो उससे पहले एस्ट्रोसैट जो है वो लॉन्च कर चुका है इसरो. पहला एस्ट्रोसैट था और सेकंड है ये आदित्य L1. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है गलत. सेकंड स्टेटमेंट है इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इन XL कॉन्फ़िगरेशन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग PSLV. थर्ड स्टेटमेंट है इट विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. द स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी विल हैव 7 पेलोड्स ऑन बोर्ड टू स्टडी द सन्स कोरोना, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन. तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. पहली स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है, तो इसका सही आंसर है B. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट आदित्य L1 मिशन.